Good morning to all. ओके, सबसे पहले हम डीपीपी का डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया? बताओ जल्दी, कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया? 14 क्वेश्चंस थे डीपीपी में। बोलो किसने किसने डीपीपी सॉल्व किया? अगर आपने किया है तो ही हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कुछ पूछा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। किसने किसने डीपीपी सॉल्व किया? यस नो में आंसर देना है। डीपीपी सॉल्व किया या नहीं किया? क्या हो गया है? आप लोगों को मेरा वॉइस नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है? आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक? इतने लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। कौन सा डीपीपी? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा कौन सा डीपीपी। दो चार डीपीपी दिए थे क्या कल मैंने? संडे को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने बोला था सर डीपीपी दे दो, तो वो जो डीपीपी मैंने दिया था कल संडे को सॉल्व करने के लिए, सैटरडे जो हमारी बात हुई थी, आपके कहने पे मैंने आपको डीपीपी दिया था, उसी डीपीपी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने बोला था 14 15 तक क्वेश्चन दे देना सॉल्व करने के लिए। शुभम यादव के
ओके, किस किस ने आंसर दिया? दिया तो था सैटरडे को। हाँ, वो होता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता रहेगा कि क्या चल रहा है क्लास में। कुछ लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हैं। तो डीपीपी नंबर, कौन सा डीपीपी, मतलब ऐसा पूछ रहे हो तो आप लोग तो जैसे 10-12 डीपीपी हो आपके पास, कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं सर आप? ओके, गिरीश ने सॉल्व किया है, कार्तिक ने सॉल्व किया है। हाँ, गिरीश ने और कार्तिक ने सॉल्व किया, अथर्व ने सॉल्व किया है, सागर ने सॉल्व किया है, गोमती ने सॉल्व किया है। चलो फिर मैं इसके आंसर बताता हूँ। तो आप लोग पहले आंसर चेक करो कितने सही हैं कितने गलत हैं, फिर जो डाउट होगा हम देखते हैं फिर। ओके, 1 मिनट, मैं आंसर कंफर्म करता हूँ। हाँ ओके, 1 मिनट वेट करिए आप लोग, मैं एक बार आंसर बता। ओके ठीक है, आंसर लिखो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, पहले 7 क्वेश्चन थे पहले पेज में, और नेक्स्ट पेज में फिर से 7 क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग से मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है, ये मान लो फर्स्ट पेज के आंसर लिख रहा हूँ। तो ये सेकंड का आंसर है फिर से ए, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है ए बी डी। ऊपर मैंने लिख के दिया था मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, या फिर इंटीजर टाइप है। ट्रू फॉल्स भी था एक क्वेश्चन। तो फिफ्थ का आंसर है ट्रू, और दूसरे का भी ट्रू। सिक्स्थ का आंसर है 10, ये सब्जेक्टिव था। सेवंथ का आंसर है x=2। ये आप लोग नोट करो, या वहीं पे टिक टिक लगाते जाओ सही है या गलत है। सेकंड पेज पे जो 7 क्वेश्चन थे उनके आंसर लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर बी, फोर्थ का आंसर बी, फिफ्थ का आंसर सी, सिक्स्थ का आंसर बी, सेवंथ का आंसर मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, ये सब आंसर लिख लो, और फिर उसके बाद मुझे बताओ कौन सा डाउट है। उसके बाद फिर हम डाउट डिस्कस कर लेंगे। जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनको डाउट आया होगा।
तो पहले जो आप डाउट पूछो वो इनमें से पूछो डाउट। एक्चुअली मैंने 2 डीपीपी कंबाइन करके दिए थे क्योंकि मैंने बोला था आपको कुछ 15 तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक डीपीपी में 7 ही क्वेश्चन थे तो मैंने 2 कंबाइन करके दिए थे आपको। तो पहले फर्स्ट डीपीपी में से डाउट पूछो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। और बोलो जल्दी जल्दी डाउट। हाँ, 1 में डाउट है, 3 लोगों को डाउट है 1 में। ठीक है, 1 के बाद आप डीपीपी 1 में से डाउट पूछ रहे हो। मैं इस पेज को हटा देता हूँ। तो डीपीपी 1 मान लेते हैं उसको हम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, फिर 4th में डाउट है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, 0.3 बार। 0.3 बार को हम बोलते हैं 0.3333। ये बचपन में सीखा होगा आपने। ये इरेशनल नंबर होते हैं, अगर वो नहीं इरेशनल नहीं, क्या होगा, रेशनल होगा ये। और अगर वो पॉइंट के बाद 333 आता रहे तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं। और ये होता है आपका 1/3। 1/3 डिवाइड करो 0.3333, यही आता है। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन हो गया 81 log 1/3। अच्छा, अंदर क्या लिखा हुआ है? अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं लिखता हूँ 1/4 + 2√3 हो जाएगा। √3 + 1 का होल स्क्वायर, बाहर आएगा तो √3 + 1 हो जाएगा। फिर माइनस है, इधर से बाहर आएगा तो √3 - 1 हो जाएगा। और ये भी पॉजिटिव नंबर है, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3⁴। इसको मैं 3 कर देता हूँ और ये जो -1 है वो माइनस बाहर आ जाएगा। और ये कितना बचेगा अपने पास? 1 ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा। -4 को अंदर ले जाते हैं तो ये बचेगा log 3 -4 अंदर जाएगा तो 2⁴ हो जाएगा। ये माइनस से ये अल्टरनेट हो गया, ये खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको लॉग में बताया था, आंसर आएगा 16। ठीक है, नोट कर लो इसको। सेकंड स्टेप, ये वाला स्टेप। तो 0.3 बार की जगह मैंने लिखा 1/3। कैसे आता है? ये बचपन में आपने पढ़ा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके चलो, मैं आपको तब तक एक खुशखबरी दे देता हूँ। आज हमारा एडवांस का रिजल्ट आया था अकेडमी का। तो हमारे यहाँ का जो रैंक आया है, तब तक मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। मधुर जो हमारे यहाँ का टॉपर था उसकी रैंक आई है 1195। ये अब तक का हमारे एकेडमी का हाईएस्ट रैंक है। इससे पहले का रैंक था 2011। और ये कोमल का था, हमारे एकेडमी का हाईएस्ट रैंक 2017 में आया था। और ये अभी 2020 में आया है मधुर का अब तक का एकेडमी का हाईएस्ट रैंक। आप लोग कोशिश कर सकते हो उसको तोड़ने का। 1195, इसके मार्क्स आए हैं 204 आउट ऑफ मैं बता दूं आउट ऑफ कितना है। आउट ऑफ 396, ऑलमोस्ट 50% है। मतलब टॉपर भी आधा ही पेपर सॉल्व कर पाता है। आधे पेपर में देखो 1000 के आसपास रैंक आई, कितनी होगी, 1200 रैंक हो गई। इसके बाद सेकंड रैंक है शुभम की। इसके बाद शुभम के मार्क्स आए हैं, कितना आया है आप लोग देख सकते हो। आपको कितना लाना पड़ेगा स्कोर, आप उस हिसाब से समझ सकते हो। ये इसका आया है 184 आउट ऑफ 396 का पेपर था, दोनों पेपर मिला के। तो ये थोड़ा सा कम है, 47 या 48% के आसपास है। तो 47-48% में भी रैंक कितना आ जाता है, 2021। समझ सकते हो। 50% के आसपास भी अगर आप मार्क्स ले आए तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिलता है। इसको भी आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, इसको भी आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। इसको अच्छा ब्रांच मिलेगा, इसको थोड़ा सा अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, फिर आईआईटी बॉम्बे मिलेगा दोनों को। 2000 के आसपास रैंक आती है, तो 2-2500 तक तो आईआईटी बॉम्बे में।
जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, फिर इनका कैटेगरी मुझे नहीं पता है। अगर इनके पास ओबीसी कैटेगरी हुआ तब तो ब्रांच भी अच्छा मिल जाएगा। ओके चलो फिर अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब देख लिया क्या आपने? आप अपना टारगेट बना लीजिए फिर इसके हिसाब से। 50% मार्क्स लाने हैं। कितनों को आईआईटी मिलेगा? ये अभी दो दो लोगों को तो आईआईटी बॉम्बे मिल गया है, बाकी 10,000 के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको आईआईटी मिल जाता है। ये दो बच्चे थे आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हैं। हमारा टारगेट आईआईटी बॉम्बे रहता है ना सबका, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी 10,000 के अंदर और 2-3 बच्चे हो सकते हैं, अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। बाकी लोगों का भी चेक हो रहा है रिजल्ट, तो और 2-3 बच्चे शायद 10,000 के अंदर आ सकते हैं। तो फिर अगर ओबीसी कैटेगरी में होंगे तो उनको आईआईटी मिल जाएगा, और जनरल कैटेगरी के लिए 5-6 हजार के तक रैंक लाना पड़ता है। ठीक है चलो अभी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सेकंड वाला स्टेप आप लोग पूछ रहे हो, ये देखो हमारे पास ये लिखा था, मैं ये सेकंड स्टेप बता दूं जरा सा आपको। ये क्वेश्चन में लिखा था हमारे पास 4+2√3। तो ये क्या होता है? ये होता है √3 का स्क्वायर +1। ये मैंने एक दिन आपको होल स्क्वायर बनाना सिखाया था, +2√3 × 1। तो ये हो गया a² + b² + 2ab। ये 3 हो जाएगा, ये +1 कितना हो गया? तो दोनों मिला के 4 हो गया। 4 को मैंने लिख दिया 3+1। तो 3 को हो गया √3 का स्क्वायर और 1 हो गया ये 1। तो ये आ जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर रूट है तो ये आ जाएगा √3+1। सेम लॉजिक से दूसरा वाला आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये बताया मैंने, ये देख लो, ये एक आ गया √3+1, एक आ गया √3 - 1। फिर ये माइनस किया तो ये माइनस का √3 इसके साथ कैंसिल हो गया, 1+1 हो गया 2। ओके नोट कर लिया क्या आपने ये? ओके चलो एक रिजल्ट और आ गया, आपको मैं बताता रहूंगा कितने लोगों को आईआईटी मिल रहा है। एक रिजल्ट और आ गया है अभी तक हमारे पास, एकेडमी में चेक हो रहा है रिजल्ट। शिवम का रिजल्ट आया है, इसकी रैंक आई है 5410, 5410। मतलब इसको जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी आईआईटी मिलेगा, पर इसके पास तो ओबीसी है तो इसको तो अच्छा ब्रांच भी मिल जाएगा। इसको मिल जाएगा फिर ओबीसी के हिसाब से इसको आईआईटी चेन्नई मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी है। खड़गपुर भी मिल सकता है इसको, और अच्छा ब्रांच भी मिल जाएगा इसको। बीएचयू भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे आईआईटी के ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके पास ओबीसी ब्रांच है, सॉरी ओबीसी कैटेगरी है। 5410 तो जनरल के हिसाब से अच्छा रैंक होता है, और ये तो ओबीसी है फिर इसका, तो इसको तो और बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छी आईआईटी में अच्छा ब्रांच भी मिल जाएगा। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्लास खत्म होते होते कितने बच्चों को आईआईटी मिल रहा है। इसके मार्क्स आए हैं, हाँ ये भी आप देख लो कि ये आपको थोड़ा पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कितने नंबर तक कितनी रैंक आती है। तो इसके मार्क्स है 144 आउट ऑफ 396। ये तो इसका कितना हो गया, 40% भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो देख सकते हो आप आईआईटी का पेपर कितना डिफिकल्ट आता है, मतलब सॉल्व ही नहीं होता ये बच्चों से। तो ये आप क्या सोच समझ रहे हो? आप ये मत समझो कि हमसे ही सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी से नहीं होता। ये तो 36% मार्क्स है ये कितना हो गया? ये तो सिर्फ 36% ही हुआ, इस पे 5410 रैंक आ रही है। समझ सकते हो आप आईआईटी का पेपर कितना डिफिकल्ट रहता है। मैंने पहले ही बोला था, इस बार क्या किया इन्होंने, पैसेज हटा दिया। तो पैसेज में थोड़ा सिंपल रहता है बच्चों के लिए, पैसेज भी हटा दिया और इन्होंने मैट्रिक्स मैच भी हटा दिया। और हम क्या करते हैं, बच्चों को हर सेक्शन की प्रैक्टिस करवाते हैं। हम किसी भी सेक्शन को इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट नहीं बताते, इसलिए हमारे बच्चों ने इतना अच्छा रैंक लाया। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का।
और भी शायद देखो अभी एक आध और रिजल्ट आ सकते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा उनका भी आईआईटी। चलो आप लोग देख लो, कम से कम 40% के ऊपर तो आप मार्क्स लाओ, तो आपको अच्छा मिल जाएगा फिर। और इतना ला सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो इतना ला सकते हो। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जैसे संडे मिला कल आपको, तो मैंने अपनी साइड से आपको डीपीपी दे दिया ताकि आपका संडे बर्बाद ना हो। तो आप अगर यूज करना चाहोगे तो यूज हो जाएगा, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो संडे को टाइम मिलता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। बाकी डेली भी आप टाइम निकालोगे तो कुछ दिनों बाद फिर डेली भी डीपीपी चालू कर सकते हैं। तो जितना आप अपने आप को पुश करना चाहोगे उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर बैंक को ऊपर पुश करने का। चलो ये हम 14 की फिर बात करते हैं, सॉरी 14 में क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ में डाउट पूछा है आपने, तो देखो एक बार ध्यान से देखना, ये फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है। 1 - x, अच्छा -4, ये आप क्या पूछ रहे थे? आपने शायद कुछ डाउट पूछा, मैंने देखा नहीं। ये -4, ये जो 1/3 था, ये बाहर आएगा इसका -1, इसका -1 बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका -1 बाहर आएगा तो वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 81 को क्या लिख सकते हैं? 3⁴ ठीक है। चलो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 - x इज ग्रेटर देन रूट के अंदर 1 + x। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ जाए। तो इसकी बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1 - x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने बोला ही था, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले डोमेन लिख लेता हूँ। बाकी आप बाद में भी आपका जो आंसर है वो यहाँ चेक कर सकते हो, पर मैं पहले डोमेन लिख देता हूँ। तो x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। पर इसके हिसाब से बात करें तो ये क्या बोलता है? 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो फाइनली हमें पता चला कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो दोनों रूट अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक आप समझ गए हो। फिर इसके आगे फिर हम बात करते हैं। अब हम एक मिनट, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग किया हमने, क्योंकि दोनों साइड रूट है और दोनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया 1 - x ग्रेटर देन 1 + x। तो इसको इसको हम नहीं क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। चलो नहीं, या फिर क्या ले जाने की क्या जरूरत है? 1 मिनट, ये 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो -2x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा -2 से, मैं क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, ये आपको पता होगा। तो x लेस देन 0, x 0 से कम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस डोमेन में कितना पार्ट फिट हो रहा है इसका। तो फाइनल आंसर हुआ हमारा 0 से, सॉरी ये गलत दिखाना है, 0 नहीं, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 तो बड़ा नंबर हुआ फिर, तो 0 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है -1 के आगे नहीं जा सकता। तो ये आंसर आएगा फिर फाइनली। ये किसी ऑप्शन में है? हाँ, यस, डी ऑप्शन। चलो फिर इसको नोट कर लो। थोड़ा सा मेरा दिमाग इधर लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ग्रुप में रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। चलो एक रिजल्ट और आ गया है मेरे पास, तब तक मैं भी काउंट कर रहा हूँ कितने लोगों को आईआईटी मिल रहा है। एक का रिजल्ट और आया, वैष्णवी का रिजल्ट आया है, वैष्णवी शिंदे का। इसका रिजल्ट आया है 6979, 6979, और इसके मार्क्स हैं 133 अपॉन कितना हो गया? 396। ये भी मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार, ये कितने परसेंट मार्क्स हैं। आप देख सकते हो कितने कम परसेंट पे भी कितना अच्छा रैंक आ रहा है। कितना हो गया ये? 133 डिवाइडेड बाय 396, ये हो गया 33%, 33.5 या 6 मान लो, 6% है ये। मतलब इतने कम परसेंट पे भी 6979 रैंक आ रहा है।
तो ये अगर इसका ओबीसी, शायद इसका भी कैटेगरी ओबीसी है, तो इसको भी आईआईटी मिल जाएगा। फिर जनरल में थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। या वैसे तो अभी देखो, अभी आपके लिए क्या ऑप्शन है, पहले सिर्फ 7 आईआईटी थे, अभी तो नए आईआईटी भी हो गए हैं, तो 15 आईआईटी हो गए हैं। तो फिर किसी न किसी आईआईटी में इसको भी कुछ तो ब्रांच मिल सकता है, और अगर ओबीसी हुआ तो अच्छा ब्रांच भी मिल सकता है। इसका शायद ओबीसी कैटेगरी मुझे कंफर्म नहीं है, इसका कैटेगरी क्या होना चाहिए, कैटेगरी लिख के आता है क्या इस पे? हाँ शायद कैटेगरी लिख के आता है, तो इसका कुछ कैटेगरी नहीं है, इसका जनरल है, तो देखना पड़ेगा। फिर जनरल है तो उसको शायद अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, पर इसको भी आईआईटी मिल जाएगा, क्योंकि अभी नए आईआईटी भी आ गए हैं ना, तो इसलिए। ओबीसी में कौन से कैटेगरी, ये मुझे भी नहीं पता चलता, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो आपको ही पता होना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए कौन सा कैटेगरी है। मेरा तो जनरल कैटेगरी है, तो मुझे इसके अलावा कोई कैटेगरी समझ नहीं आती। जिसका जो कैटेगरी होता है वो उसको खुद ही पता होता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकते। मतलब मेन नहीं, मतलब एक जनरल कैटेगरी होता है ना, ओपन कैटेगरी, एक होता है ओबीसी कैटेगरी, एक होता है एससी कैटेगरी, और एक होता है एसटी कैटेगरी। ये मुझे समझ नहीं आता कौन से लोग ओबीसी में आते हैं, कौन से एससी में आते हैं, कौन से एसटी में आते हैं। सबको अपना अपना कैटेगरी लेकिन जरूर पता होता है, तो उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलता है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो फिर आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया आपको। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, चलेगा, एक दिन तो चल सकता है। सर आपने क्वेश्चन 3 लिया गलती से। अच्छा ये क्वेश्चन 3 था। चलेगा, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन 3 भी अगर किसी का डाउट होगा तो वो भी समझ लिया आपने, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। चलो इसके बाद फिर 4 ले लेते हैं। ये नोट कर लिया क्या सर सबने? चलो फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अच्छा ये लिखा है इसमें log 3 रूट एक्स, यहाँ पे x लिखा है। अच्छा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लस, ठीक है इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। log यहाँ पे लिखा है 3x, और यहाँ पे लिखा है रूट एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको बेस चेंज करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा log 3 रूट एक्स। ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया हमने, सबको सेम बेस पे ले आते हैं, और बेस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इसके आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log x अपॉन, इसको मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस ये log रूट एक्स होगा। log रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा। पहले मैंने इसमें मल्टीप्लाई था तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, 3 अलग हो गया, रूट एक्स अलग हो गया। रूट एक्स का जो 1/2 है वो बाहर लिख दिया मैंने। सेम लॉजिक से इसको लिखता हूँ, 1/2 log x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस log x। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ऊपर से देखो log x कॉमन आ रहा है, तो log x को कॉमन निकाल दिया। अच्छा अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन है इसमें, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा ये सिंप्लीफिकेशन? ओके, तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, log x अलग हटा के देखते हैं क्या बचा हमारे पास। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये वाले 2 को सिंप्लीफाई करके इस टर्म को ऐसे लिख देता हूँ, 2 ऊपर गया तो नीचे बचा 2 log 3 प्लस log x। ठीक है, यही बचा ब्रैकेट में, log x तो बाहर आ गया ना कॉमन, यहाँ से भी log x कॉमन आ गया, तो ये बचा 1/2 टाइम्स log 3 प्लस log x। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देते, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले, अच्छा मैंने यहाँ पे डोमेन नहीं लिखा, इसका मैं डोमेन लिखना भूल गया, तो डोमेन के हिसाब से देखो, इसमें इसका डोमेन क्या होगा, x यहाँ पे भी यूज हो रहा है और x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो अगर x यहाँ पे यूज हो रहा है और x रूट के अंदर भी यूज हो रहा है, तो पहली बात तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो रूट के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, और मैं बोलूं तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए,
x की वैल्यू 1/3 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x 1/3 हुआ तो बेस में 1 आ जाएगा, तो x 1/3 नहीं होना चाहिए। फिर x 1 नहीं होना चाहिए, ये क्यों बोला मैंने? नहीं, 1 से तो x को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये अच्छा x 1/9 नहीं होना चाहिए, सॉरी। यहाँ अगर x 1/9 हुआ तो 1/9 का रूट कितना होगा? 1/3, और 1/3 3 से कैंसिल करके इसको 1 बनाने का मतलब ये भी 1 नहीं होना चाहिए, ये भी 1 नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये दो दो नंबर माइनस हो गए। और इसके हिसाब से हमें डोमेन में क्या मिल रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और वही इसके हिसाब से मिल रहा है, तो ये आ गया हमारे डोमेन में। तो अब क्योंकि x पॉजिटिव है, तो अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, ऐसे समझ लो, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। तो जीरो होने के लिए या तो ये फैक्टर जीरो होगा या तो ये फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो ये वाला फैक्टर पहले जीरो कर लेते हैं। तो एक फैक्टर हो गया log x जीरो होगा हमारे पास, या फिर दूसरा वाला फैक्टर जीरो होगा। अच्छा, दूसरा वाला फैक्टर क्या था? 2 अपॉन, अगर मुझे सही से याद है एक बार देख लेते हैं, 2 log 3 प्लस log x, 2 log 3 प्लस log x, 2 log 3 प्लस log x, 1 अपॉन 2, ओके, 1 अपॉन 2 log 3 प्लस log x। तो या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा और या फिर ये वाला फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और आएगा बीच में, तो यहाँ से तो आ गया x इक्वल्स टू 1। ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और 1/3 नहीं है और 1/9 नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2 log 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 log 3 प्लस log x। इसको देखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 log 3 प्लस, और ये 4 log x हो गया। ठीक है, इक्वल, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, -2 log 3 माइनस log x। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो इस वाले टर्म को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5 log x इक्वल्स टू, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6 log 3। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, log x की पावर 5, इसको अंदर ले जाते हैं, log 3 की पावर -6, log से log गया दोनों साइड, तो x की पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर -6, तो यहाँ से x आ गया 3 की पावर -6 अपॉन 5। ये भी जीरो से बड़ा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। डोमेन हमने पहले ही लिखा है, अगर आप डोमेन नहीं लिखोगे तो बाद में जो सॉल्यूशन आएंगे बाद में आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, इसलिए मैं डोमेन पहले लिख लेता हूँ। तो दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, तो पहले ऑप्शन में लिखा है, कौन सा गलत है ये बताना है। इसमें लिखा है नो रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन तो आ रहे हैं इसके, तो ये बात गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये दोनों ही रियल है, और ये बोल रहे हैं नो रियल सॉल्यूशन, तो ये गलत बोल रहा है। फिर बी ऑप्शन में पढ़ते हैं, वन प्राइम सॉल्यूशन, हाँ ये प्राइम नहीं है, और ये प्राइम, वन तो प्राइम नहीं होता, ओके ये भी प्राइम नहीं है, तो वन प्राइम सॉल्यूशन, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वन प्राइम सॉल्यूशन, तो ये भी गलत बोल रहे हैं, कोई भी प्राइम सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है, यस वेरी गुड, ये इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है, तो एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है, तो सी ऑप्शन सही बोल रहे हैं। डी ऑप्शन में क्या है? नो इरेशनल सॉल्यूशन, देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, ये बोल रहे हैं कि नो इरेशनल सॉल्यूशन, जबकि इरेशनल सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो ये बात भी गलत है, इसलिए ए बी डी तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और ये गलत वाला ऑप्शन पूछ रहा है, कई बार ये जल्दी में हमसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये गलत वाले ऑप्शन पूछ रहा है, आप सी पे टिक मत लगा देना, सी ऑप्शन सही है और ए बी डी गलत है, इसलिए ए बी डी आंसर होगा, क्योंकि ये गलत वाले पूछ रहा है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो फिर इसको नोट कर लो।
आईआईटी में ऐसे भी बिल्कुल ऐसे सवाल पूछते हैं आईआईटी में। आईआईटी में पूछते हैं, इसीलिए तो ये आपको दिया गया प्रैक्टिस के लिए। आईआईटी कुछ भी धोखा कर सकता है आपके साथ, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। आईआईटी को पूरा फ्रीडम है, आप ये समझ के चलो, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपको हर सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब ये देखो, ये धोखा ही है एक टाइप से। हमको लग रहा है कि जो सही है हम उस पर टिक लगाएं। जनरली हमारी आदत क्या होती है, जो सही है उस पर टिक लगाते हैं। तो सही है उस पर टिक लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो गलत पूछ रहा है। हाँ, तो ये जल्दी में बच्चे गलती करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलतियां होती ही हैं सब। मैं तो देख ही नहीं पाया, सब जो सही था उस पर टिक लगा दिया, नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसी ऐसा प्रैक्टिस करनी है आपको, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा गलतियां आप अपनी पकड़ पाओगे कि ये गलतियां हो सकती हैं हमसे। सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी गलतियों को दूर कर ले, बस फिर सक्सेस तो मिलनी ही है आपको। ओके, प्रीवियस स्लाइड। ओके, तब तक नेक्स्ट डाउट बोलो मुझे, मैं देख लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट डाउट। गिरीश, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। फॉल्स फॉल्स होगा या ट्रू ट्रू? क्वेश्चन 5 का आंसर मैंने बताया आपको, ट्रू ट्रू। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये नोट हो गया क्या? फिफ्थ वाला भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके चलो, फिफ्थ वाला भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, तो पहले फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा है लॉग ए एक्स इक्वल्स टू लॉग बी वाई, और ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ही किसके इक्वल होना चाहिए? लॉग ए बी एक्स वाई। बस यही तो बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इसके इक्वल होने चाहिए। ये हमें बताना है ये बात सही है या गलत है। तो फाइनली हमें ये बताना है कि ये तो हमें गिवन दिया है, तो क्या ये इसके इक्वल भी आएगा? तो बहुत ही सिंपल है ये तो। क्या है? देखो, इसको मैं अलग से डील करता हूँ। अच्छा, समझ गए क्या आप? नहीं सॉल्व करना, ठीक है तो छोड़ देते हैं। ओके, चलो। नहीं, ओरली कैसे बताऊं? ये तो मुझे सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। ओरली नहीं बता सकते, वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं इधर सॉल्व कर रहा था। ओरली नहीं चेक कर सकते वो ट्रू है फॉल्स है, वो पहले चेक करना पड़ेगा ना इसका वैल्यू निकाल के। या तो इसके इक्वल आना चाहिए या वो इसके इक्वल आना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि वो सही है या गलत है। ट्रू फॉल्स तो तभी पता चलेगा ना। सेकंड पार्ट करना है क्या गिरीश सॉल्व, या वो भी समझ आ गया फिर आपको?
हाँ सेकंड करते हैं, चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, चलो। सेकंड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है वो है हमारे पास log 3x प्लस log 9x। मैंने आपको पहले बताया था अगर बेस अलग होता है तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा log के अंदर। दिस इज इक्वल्स टू 11। द वैल्यू ऑफ x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो क्योंकि सबका बेस अलग अलग है तो बेस सेम बनाते हैं पहले हम। तो देखो ये तो 3 बेस पे, इससे छोटा भी हो नहीं सकता, इसको छोटा करते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है तो 1/2 आएगा, यहाँ पे होता तो 2 आता। फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए। ये 3 का क्यूब है, क्यूब इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो log x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 11। तो ये कितना हो जाएगा, log x कॉमन आ गया है, ये कितना हो गया, इसको ऐड करो तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। एलसीएम में कितना आएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। तो ये 11 हो गया, 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल हो गया, ठीक है 11 से 11 कैंसिल। नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ओके जो कॉमन आएगा वो log 3x है, बेस भी उसका 3 था। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, मैं बचा हुआ इधर लिखता हूँ। तो जो बचा है हमारे पास वो बचा है log 3x इक्वल्स टू, ये 1/6 है, इधर जाएगा। नहीं गलत हो गया, किधर गलत हुआ है, मुझे लग नहीं रहा गलत हुआ है। तो ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आएगा 3 की पावर 6। एक बार कंफर्म करो, मुझे नहीं लग रहा ये गलत हुआ है। ये log 3x, हाँ अब सही है। ओके पहले बोल रहे थे आप, हाँ पहले गलत हुआ था, यस ये 3 छूट गया था। तो ये आ रहा है, तो 3 की पावर 6। तो ये आप देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ये जो x की वैल्यू आई है ये परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल है, परफेक्ट क्यूब है बिल्कुल है, तो इसलिए ऑप्शन सही है। ओके आई थिंक समझ में आ गया फिर ये। चलो और कुछ डाउट नहीं बचा है डीपीपी 1 में। चलो फिर डीपीपी 2 पे आ जाते हैं। चलो बाकी तो सिंपल था, ये 6 वाला भी सिंपल था, 7th वाला भी सिंपल था। ओके डीपीपी नंबर 2 में आ गया। ओके चलो उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7th जो था डीपीपी 1 का, उसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर वो किसी से गलती नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये लिखा है 9 और इधर लिखा है log 3 और इधर लिखा है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट वो गलती जो हो सकती है वो बता रहा हूँ। तो जब आप या तो आप लास्ट में क्रॉस चेक करोगे तो आप यहाँ x की वैल्यू रखोगे और ओके अभी तक नोट नहीं किया क्या। ओके नोट हो गया अभिषेक आई थिंक आपका फिर। ओके चलो इनफ टाइम दे दिया मैंने अभिषेक आपको। ओके देखो इधर
तो अगर आप सॉल्यूशन निकालने के बाद इधर चेक करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी तरह करते हो, डोमेन निकालते हो, तो डोमेन निकालते समय ध्यान रखना ये पूरा पार्ट लॉग का आर्गुमेंट है। देखो लॉग के अंदर ये बेस है लॉग का, इस लॉग को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इस लॉग को डिफाइन करने के लिए सिंपल है कि x पॉजिटिव होगा तो डिफाइन हो जाएगा, पर इसको डिफाइन करने के लिए इस लॉग का जो आर्गुमेंट है वो ये है log 2x, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव होने के लिए x ग्रेटर देन 2 की पावर 0, x ग्रेटर देन 1, तो जो 1 से बड़ा नंबर होगा वो हमारे सॉल्यूशन में आएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो ये सॉल्व कर लिया है आप लोगों ने, पर ये छोटी सी गलती हो सकती है, तो वो मैं बता रहा हूँ। डोमेन निकालते समय दोनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको पता है, ये सिंपल है, 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, बहुत ही सिंपल है ये। 6th वाला भी सिंपल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डीपीपी पे। सेकंड, 5th और 6th पूछा है, तो एक्चुअली जो सेकंड वाला डाउट पूछा है गोमती आपने, उसके लिए मुझे 1 2 3 पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसेज है। तो पैसेज वाला क्वेश्चन एक्चुअली आपके आपके पास पहली बार आया है, इससे पहले शायद पैसेज आपने नहीं किए हैं। तो पैसेज में मैं बता दूं, अगर सॉल्व होता है तो पूरा तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अदरवाइज एक भी नहीं होते हैं। पर फिर भी चलो आपने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लिया, पर जब हम डिस्कस करेंगे तो मुझे पूरा ही पैसेज बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैसेज लिंक रहता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो डाटा होता है वो सेकंड क्वेश्चन में लगता है, और कहीं ना कहीं उसका इंफॉर्मेशन थर्ड में लगता है। तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए बेसिक वाले क्वेश्चन थोड़े से सिंपल होते हैं। और वही मैं बता रहा था, इस बार आईआईटी ने हटा दिया, इसलिए बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि वो लिंक रहते हैं। अगर वो थोड़ा भी क्लिक किया और सॉल्व हुआ तो फिर सीधे 2 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो तो फिर हम पैसेज देख लेते हैं इसका, तो ध्यान से देखना पैसेज। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। अच्छा, तो इसमें ये डायग्राम दिया है, पहले मैं इधर डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं। तो ये डायग्राम दिया है, ये साइड छोटा है और ये वाला साइड बड़ा है। यहाँ पे दिया है इन्होंने ए बी और सी, लेंथ भी दिया है आई थिंक। ओके, इसका लेंथ दिया है इन्होंने 20 और इसका लेंथ दिया है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल इन्होंने दिया है गामा। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के सब कुछ पता चल जाएगा आपको। 10 गामा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 16, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। साइन गामा की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5, और कॉस गामा की अगर जरूरत पड़ती है तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 5। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये मिड पॉइंट लिया है। तो अगर ये मिड पॉइंट लिया है तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। फिर इस मिड पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो जो पॉइंट ये वाला है उसको फिर इन्होंने यहाँ से ज्वाइन किया है। तो आप ध्यान से देखो, इन्होंने कुछ कुछ एंगल्स को कॉल किया है। इसको इन्होंने थीटा बोला है, इसको इन्होंने डेल्टा बोला है, इसको शायद अल्फा लिखा है और इसको बीटा लिखा है। तो हम एंगल से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ से बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि तीनों एंगल का सम मिला के कितना होगा, ध्यान से समझना आप लोग, तीनों एंगल का सम मिला के कितना होगा 180, और ये 90 हो गया, तो इसका सम और इसका सम मिला के कितना बचेगा 90। ये हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल है आपका, जो एंगल ए है वो है अल्फा प्लस बीटा, और जो एंगल बी है वो है गामा। तो इनका सम हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और जो गामा है आपका वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जो थर्ड वाला पार्ट है जिसमें आपको निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन गामा। इसकी जगह π/2 माइनस गामा लिखेंगे तो ये साइन गामा हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट की बात हो रही है, तो साइन गामा की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुकी है 3/5। देखो, तो ये थर्ड वाला पार्ट सॉल्व होगा। हाँ, ये सिंपल था, इसीलिए डाउट नहीं पूछा आपने, चलो कोई बात नहीं। अब डेल्टा प्लस बीटा की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 है, ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं मैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये 90 डिग्री है। तो जो ये वाला ट्रायंगल है, इसको कुछ इन्होंने नाम दिया है, ई दिया है। तो जो आपका ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ए ई डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल बी ई डी के साथ। तो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर ध्यान से देखो,
यहाँ पे हमें क्या डेल्टा निकालना है ना। ठीक है, डेल्टा मैं बता देता हूँ। तो एक चीज आप ध्यान से देखना, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बीटा इक्वल्स टू गामा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसका नाम इन्होंने थीटा दिया था तो मैंने इसको भी थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो, थीटा प्लस थीटा, ये वाला एंगल, मतलब ये लीनियर पेयर बनाएंगे, प्लस डेल्टा, ये इक्वल्स टू कितना होगा? पाई। ये आप जानते हो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है? 180 होता है पूरा। तो ये प्लस ये मिला के कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू आएगा पाई माइनस टू थीटा। डेल्टा इक्वल्स टू कितना आएगा? पाई माइनस टू थीटा। ये सिर्फ बचपन की इंफॉर्मेशन ही मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सब बचपन की इंफॉर्मेशन है, अभी तक मैंने नया कुछ भी इन्फॉर्म यूज नहीं किया है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बचपन की इंफॉर्मेशन है। मतलब बचपन में जो आप ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। थोड़ा उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी बचपन वाला जो आपने बचपन में पढ़ा है। ये कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गया, ये सब मैं बचपन का यूज कर रहा हूँ, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। तो ये डेल्टा भी निकाल लिया मैंने, पर ये थीटा के टर्म्स में आया है और हमें इंफॉर्मेशन गामा की है, तो गामा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ओके, तो वेरी गुड। ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में आप देखोगे तो थीटा प्लस गामा कितना हो रहा है? थीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको पता चलेगा थीटा प्लस गामा कितना है? पाई बाय 2। तो यहाँ पे मैं डेल्टा कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस टू, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस गामा। ओके, ये भी एक इंफॉर्मेशन था हमारे पास। सारे इंफॉर्मेशनों को हमने यूज किया तो ये आ गया डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस टू पाई, नहीं 2 पाई नहीं होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ पाई बचेगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 गामा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ। तो डेल्टा इक्वल्स टू आ गया 2 गामा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो इसके बाद मुझे ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो इतना अच्छा ठीक है, इतना आप पहले नोट करो, इतना इंफॉर्मेशन, फिर हमें सब लगेगा बाद में। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं सेकंड पार्ट भी, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। इतना आप पहले नोट कर लो। तो अब तक हमने सिर्फ बचपन का जो हमने पढ़ा है वो थ्योरी यूज की है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके और ये लीनियर पेयर लगा के, ये सब करके मैं ये सब रिलेशन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे जो डाटा पता है वो गामा से रिलेटेड डाटा पता है, इसलिए मैंने ये सब किया है। अच्छा, एक्चुअली थर्ड वाला पार्ट तो डायरेक्ट भी हो सकता था। इसके हिसाब से मैं, ये एंगल ए पूछा था, तो एंगल ए के हिसाब से डायरेक्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा देता तो ये हो जाता परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ चलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी हो सकता था, या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, वो हो गया सॉल्व। ठीक है, इतना नोट करो फिर मुझे बताओ। सर थर्ड का 117/225 नहीं हो सकता, ये क्या है? 117/225 क्या है ये? मतलब मैंने आपके सामने सॉल्व किया, आपको सॉल्व करके दिखाया, ये किधर से आ रहा है इतना बड़ा डाटा? ये 225 ये नंबर आए कहाँ से हैं ये आपके पास? अच्छा ये, नहीं एक मिनट, एक मिनट रुको, ये कुछ तो कहाँ से लाए हो आप? इसको कैंसिल करो फिर। 117 क्या होता है? 35 से आई थिंक कैंसिल करो, नहीं 35 से नहीं होगा, पता नहीं आप कहाँ से लाए हो ये डाटा, ये शायद कैंसिल होगा। हाँ ये 3 से कैंसिल होगा, 117/225 कैंसिल करो जरा गिरीश, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, देखो कितना आता है। अगर ये 3/5 हुआ आपका सिंप्लीफाई करके तो सही है, नहीं तो गलत है। पहले ये 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 3 से कैंसिल होगा तो ये आई थिंक 75 आएगा, और ये आएगा 39, 39/75। नहीं ये कुछ नहीं हो रहा, नहीं अभी भी 3 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 13/25, नहीं गलत है वो, 13/25 नहीं आएगा गिरीश, कुछ तो मिस्टेक किया है आपने।
ये नोट हो जाए तो बता देना फिर। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया तो पहले फर्स्ट वाला ही सॉल्व होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। देखो हमारा पहले थर्ड वाला सॉल्व हुआ। चलो, तो फिर हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, आ जाते हैं। सेकंड वाले में पूछा है टेन डेल्टा प्लस बीटा, तो सबकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा हमारे पास कितना है, डेल्टा आया था हमारे पास 2 गामा, प्लस बीटा आया था 2, बीटा आया था गामा। ओके चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। अभिषेक नोट हो गया क्या? बहुत सारे लोगों ने वेट करने के लिए बोला था, बोलो अभी नोट हुआ है क्या? ओके, ओके थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें, थोड़ा टाइम ले रहा है ये चेंज करने में। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है फिर, मुझे लगता है काफी टाइम ले रहा है ये। क्यों नहीं कर रहा है ये चेंज? ओके, सब गया क्या? ओके ठीक है, फिर अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये नया पेज है आई थिंक। तो कुछ सेकंड की बात हो रही है। टेन आपने नोट कर ही लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा प्लस बीटा, तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि डेल्टा की वैल्यू 2 गामा है और बीटा की वैल्यू भी गामा है। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास टेन 3 गामा। टेन 3 गामा का फॉर्मूला लगा दोगे आप तो क्या होता है, ये आपको याद हो गया होगा। 3 10 गामा माइनस 10 क्यूब गामा अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर गामा। 10 गामा की वैल्यू कितनी आई थी?
टेन गामा की वैल्यू थी 3/4, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे रख लो आप 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - 3। कैलकुलेट करो ये आप लोग, ये सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये नोट करो, डेल्टा की वैल्यू 2 गामा लिखो, बीटा की वैल्यू गामा लिखो, 3 गामा का फॉर्मूला लगाओ और सब ये वैल्यू लिखो और इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। ये आई थिंक हो जाएगा कितना, पता नहीं, मेरा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट करो मेरे साथ, सही आता है देखना। 9/16, तो 64 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 16 से भी काम चल सकता है, नहीं चलेगा। तो 64 से, तो 16 × 9 144 -27/64 माइनस 108, आई थिंक ये सही है। फिर ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस करेंगे तो 3 17 आएगा, 117 और माइनस -117/44 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन है? हाँ यस, ऑप्शन तो है। नोट हो गया? ठीक है, चलो फिर ये अब क्या बच गया इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल और बच गया। ओके, नंबर 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डायग्राम आपके पास है ही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC पूछा है, तो एरिया ट्रायंगल AEC, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस होगा इसके लिए AC और हाइट कितना होगा CE, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। AC की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 12 × CE, तो ये आ गया 6 CE। CE कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। CE कैसे कैलकुलेट करेंगे, CE ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। 3.5 डिग्री क्या बोल रहा है? अच्छा, इसका वैल्यू बोल रहा है क्या? ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये रिलेशन हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 5/2, फिर हमने देखा बीटा की वैल्यू हो गई गामा, तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा फिर इसमें, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस 2 गामा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/2 माइनस 2 गामा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल देखना है, ACE,
इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, मुझे सीई निकालना है। तो सीई निकालना है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखो सीई अपॉन ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा लिखा है मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फा की वैल्यू रखता हूँ मैं पाई बाई टू माइनस टू गामा। ओके, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो सही चल रहा है ये। तो ये हो जाएगा सीई अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, 12 है, क्वेश्चन में दी गई है ए सी की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से सीई इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 12 इंटू कॉट, ये कितना हो जाएगा 2 गामा, कॉट 2 गामा हो गया ये। ओके, फिर इसको हमें और कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर इसको लिखो 12 अपॉन 10 2 गामा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में, और कोई ऑप्शन नहीं था, सी कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली हमें। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टेन टू गामा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये देखो, ये पहले मैंने फॉर्मूला लगाया टेन 90 माइनस थीटा, तो वो हो गया कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन थीटा, फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सीई कितना आया कैलकुलेट होके, 12 इंटू 1 माइनस ये कितना था 3/4 था, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/4। तो ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/16, तो 16 नीचे आ जाएगा, और इंटू 3 से ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 से ये कैंसिल करेंगे तो 2। ये सही बताया था आपने, 7/2 आएगा ये कैलकुलेट करके, ये 7/2 यहाँ रख दो तो आंसर आ जाएगा 7/2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। ये ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है, जिनसे नहीं हुआ था वो देख सकते हैं एक बार। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपका जिनका कंसेप्ट सब क्लियर होंगे उनसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, कंसेप्ट प्लस एक और चीज होती है यहाँ पे कि क्वेश्चन देख के आप डरे नहीं, क्वेश्चन डराने की कोशिश करेगा पर आप डरे नहीं, और प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, ऊपर चला गया स्लाइड में, फिर ये चैटिंग में, फिर से बताओ इसके बाद कौन सा सॉल्व करना है, आई थिंक 5 और 6 था, क्या डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है क्या मुझे सॉल्व। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 5 करना है सर, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही बता देता हूँ, ये नोट भी करते रहो, देख लो। टेन टेन थीटा निगेटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये जो आपके बुकलेट का क्वेश्चन है, टेन थीटा निगेटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें टेन थीटा निगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो, टेन थीटा निगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, यस वेरी गुड। और 1 दिया है, मैग्नीट्यूड में कितना दिया है 1, तो 1 कहाँ पे आता है, यस क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, और मैग्नीट्यूड में कितना दिया है 1, 1 के हिसाब से थीटा कितना होगा 45, या 1/√2 के हिसाब से भी देख लो तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो 45 और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कितना हो गया एंगल, देख लो फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में 45, ये आपका हो जाएगा 3π/2 प्लस π/4, 3 2 6, 6 प्लस 1 7π/4 हो जाएगा, मतलब 270 प्लस, या तो 360 माइनस 45 करो तो आपका आएगा 2π माइनस π/4, तो ये कितना आ जाएगा 7π/4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन सही है, 7π/4। ठीक है गिरीश, समझ गए क्या आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और मैग्नीट्यूड के हिसाब से 45 वाली लाइन आएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो होता है 7π/4। ये पहली साइकिल में आएगा। दूसरी साइकिल में क्या आएगा, और 2π उसमें ऐड कर दो। तीसरी साइकिल में क्या आएगा, और 2π ऐड कर दो। फिर 2π उसमें ऐड करते रहो, तो फिर बहुत सारे एंगल मिलते रहेंगे उस लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, 2nπ + 7π/4। तो ये सी ऑप्शन सही है फिर। ओके, ये क्वेश्चन नोट हुआ क्या? ये स्लाइड नोट कर ली क्या आप लोगों ने? वो 2nπ ग्रीस इसलिए ऐड किया गया क्योंकि पहले साइकिल में वो 7π/4 होगा। जब दूसरे साइकिल में जाओगे तो वो आएगा 2π + 7π/4। थर्ड साइकिल में आएगा 2 × 2π/4। 2π/4 दो बार ऐड हो जाएगा, 2π + 2π + π/4। तो इसलिए हो जाएगा 2nπ + π/4। उसको जनरलाइज कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। और कौन सा सॉल्व करना है मुझे? फिफ्थ वाला हो गया। फिर और कुछ डाउट बचा है क्या? और कुछ डाउट है क्या, बता दो, नहीं तो फिर हम क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक में भी हमारा एक असाइनमेंट पेंडिंग है। ओके, ये स्लाइड नोट हो गया क्या सबका? फिर हम क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं। आई थिंक आपके डाउट, ये sin की पावर 6x + cos की पावर 6x, इसकी वैल्यू निकाल ली होगी आप लोगों ने। ये बुकलेट में आया भी था। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू a की पावर 6 + b की पावर 6 का फॉर्मूला आपको पता है, a² + b² का होल क्यूब -3a² b², a² + b²। वहां से आपने इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी होगी। और फिर रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/, में दिया है। तो जो बड़ा नंबर आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बाद में मिनिमम हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बाद में मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आई थिंक आपने कर लिया होगा, सिंपल ही है। सिक्स्थ वाला भी, आई थिंक सिक्स्थ वाला भी सिंपल ही है। ठीक है, अब और कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, तो फिर हम इसमें आ जाते हैं। फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये नोट हुआ नहीं हुआ आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक। फिर हम क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं, अगर ये नोट हो गया है तो। ओके चलो, फिर क्वाड्रेटिक में आ जाओ फटाफट। एक असाइनमेंट हमारा पेंडिंग है, आई थिंक अभी तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो, इसमें असाइनमेंट नंबर कौन सा आएगा, ये 7। असाइनमेंट नंबर 7 पे आ जाओ। असाइनमेंट 7 में जो भी डाउट है वो पूछ लो। क्लास असाइनमेंट 7। ओके, क्लास असाइनमेंट 7 में आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो, तो इसमें लिखा है y = 1/, ये तो अभी जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही था, 1/4x² + 2x + 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डिवाइड करने के बाद में फिर वो मिनिमम हो जाएगा ओवरऑल। तो इसका हम पहले रेंज निकाल लेते हैं। सर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कॉर्नर वाली वैल्यू। जैसे हम रेंज लिखते हैं ना, तो रेंज में क्या लिखते हैं, एक नंबर यहाँ लिखते हैं, एक नंबर यहाँ लिखते हैं। तो वो एक्सट्रीम वैल्यू में दोनों आती है। एक्सट्रीम मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर वाली चीज, तो ये इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है वो एक्सट्रीम। तो ये भी एक्सट्रीम में आएगी और ये भी एक्सट्रीम में आएगा।
ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से हम बात करते हैं 4x² प्लस 2x+1। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड है तो इसके हिसाब से डी कितना आएगा, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 16 मतलब -12। तो माइनस d/4 ये कितना आएगा, माइनस इंटू -12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 12/16। तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, इसके लिए बता रहा हूँ। तो इसकी रेंज आएगी 3/4 टू इन्फिनिटी। अब इसके लिए बात करूं तो इसके लिए रेंज आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, वो यहाँ रखोगे, डिवाइड करने का सबसे छोटा नंबर मिलेगा। और 3/4 यहाँ रखोगे तो डिवाइड करने का सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। तो वो 3/4 यहाँ रखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड करने के बाद सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल करने के बाद उल्टा हो जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम बन जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम बन जाएगी। तो ये आएगी इसकी रेंज आएगी। पर इसमें पूछा क्या गया, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हो जाएगा 4/3। ओके, समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया क्या? ऐसा ही क्वेश्चन अभी था, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 वाला। तो उल्टा हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम बन जाएगी, और जो मैक्सिमम है वो मिनिमम बन जाएगी। फिर से क्या क्या फिर से बताऊं मैं? इसमें कुछ है क्या? एक लाइन तो बोला है मैंने अभी, उसको 4 बार बोल चुका हूँ, उसी एक लाइन को। मतलब एक लाइन थी, उसी एक लाइन को मैंने 4 बार बोला है, और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं फिर से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी बोला मैंने, इससे पहले साइन की पावर 6 वाले क्वेश्चन में 2 बार बोला उसी लाइन को मैंने। मैंने ये बोला कि इसकी रेंज आपने निकाली है। अब जब आप यहाँ डिवाइड करोगे 1/3/4, तो डिवाइड करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, और जब आप इन्फिनिटी को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे ओपन है क्योंकि इन्फिनिटी आएगा नहीं हमारे आंसर में, इसलिए 0 पर भी ओपन रहेगा, 0 नहीं आएगा। तो देखो ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, छोटे नंबर को डिवाइड करोगे बड़ा हो जाएगा। ये हम बचपन से जानते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। बस यही बोला मैंने, तब से कितने बार बोल चुका हूँ मैं यही बात। ओके, फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फिर 7 की बात करते हैं। 7th वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था क्या? नहीं, मैंने कुछ दूसरा करके दिखाया था शायद। मैंने कौन सा क्वेश्चन करके दिखाया था क्लास में? मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना आप लोग। हाँ, होम असाइनमेंट का फिफ्थ वाला करके दिखाया था। वो बाकी सब भी मुझसे ही करवाओगे आप सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने बोला था सॉल्व कर लेना। ओके, ये नोट हो गया क्या? इसमें कुछ नहीं था, एक लाइन ही थी, ये नोट हो गई होगी। चलो, 7th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहे हो। फिर से ये टाइम ले रहा है। इधर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। चलो, 7th में क्या है, y इक्वल्स टू x² प्लस 34x प्लस -71 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x -7।
मैंने बोला था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। फिर मैंने बोला था इसको क्वाड्रेटिक बना लेना, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा ओके। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम करता है बीच में। चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 34x। हाँ रिजल्ट आया है, पर 10,000 के अंदर 4 ही स्टूडेंट हैं अभी तक जो रिजल्ट आया है मेरे पास। तो फिर बाकी की रैंक 10,000 के ऊपर है बाकी बच्चों की। एक्स स्क्वायर प्लस 34x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। 10,000 के नीचे रैंक होती है तो आईआईटी मिलने के चांस ना के बराबर होते हैं। अभी भी नहीं दिख रहा, मैं फिर से लिख रहा हूँ सिद्धेश, मैं ये फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि वो स्लाइड गायब हो गया, थोड़ा ही प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ आपके आप दिख रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो आप लोग भी करो मेरे साथ सॉल्व, ये लिखो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि आपको भी स्टेप्स याद हो जाए। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था फिर भी नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा। नहीं तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 34x है माइनस 71 है, ये तो आपका क्वेश्चन है। फिर इसको y इक्वल्स टू लिखा मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। करो आप लोग मेरे साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। ठीक है, अभी इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक साथ क्लब करूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये x वाले टर्म को क्लब करो तो ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 34 इंटू एक्स। बचा हुआ टर्म है उसको क्लब करो, 71 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहो। अब क्योंकि x रियल है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है x इज रियल, और जब हम ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने बोला था ये मेथड तभी काम आएगा जब x रियल होगा। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा। तो क्योंकि x रियल है इसलिए हम d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा इसलिए आपने मेरे लिए छोड़ दिया ये। तो ये हो गया 2y माइनस 17 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके मुझे समझ आया, ये कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है इसलिए आपने छोड़ दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, आप भी करो। तो ये मेरे हिसाब से ये 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 इधर जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो गया वो। इसको स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। फिर ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो गया 289। आप लोग भी इसको कैलकुलेट करते रहो और चेक करना कैलकुलेशन सही आ रही है क्या। ठीक है, तो ये 289 हो गया माइनस 34y। फिर ये इधर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 7y स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 71, और कितना आएगा, ये आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7y, और ये आएगा प्लस का 71y। चलो ठीक है, सही लिखा है। फिर ये इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 7y स्क्वायर, और ये प्लस का 8 ऐड होके हो जाएगा 8y स्क्वायर। ये सब आपको करना चाहिए इतना कैलकुलेशन। 71 और 7 कितना हो जाएगा 78y, वो भी माइनस का, और ये भी माइनस का तो ऐड हो जाएगा। 78 में ऐड होगा कितना, 78 में ऐड होगा 34, तो ये कितना आ जाएगा 112y। और फिर जो बच गया मेरे पास वो क्या है, बचा हुआ है वो है मेरे पास प्लस का 289, प्लस का 289 है, और माइनस का ये है 71। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा माइनस का 71। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 218 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है।
चेक करना पड़ेगा। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 4y² माइनस ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 109 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतना ही होगा। इसके बाद आप फैक्टर कर लो और सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आंसर। इसके आगे आप फैक्टर करके सॉल्व कर लो। अभी क्लियर हो गया सबको? इसके आगे फैक्टर कर लेना और ये देख लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये। अच्छा हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि ये इसका जो वैल्यू आएगा किसके किसके बीच में नहीं आएगा। तो जब आपका इसका आंसर आएगा, मान लो आपने फैक्टर किए, इसके दो रूट्स आए अल्फा बीटा, तो जो आपका आंसर आएगा जब आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा अल्फा बीटा, ये प्लस माइनस प्लस। अल्फा बीटा मतलब इसके रूट्स है, पता नहीं, वो आप फैक्टर करके कैलकुलेट कर लेना, ये क्रिटिकल पॉइंट। तो आपका आंसर आएगा ऐसा माइन, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका आंसर ऐसा आएगा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, ऐसा आंसर आएगा आपका। 128 की जगह 360 आएगा। 128 किधर है? सॉरी, आप क्या बोल रहे हो? 228 की जगह 360 आएगा, मुझे तो 228 भी नहीं दिख रहा। गिरीश किधर से बता रहे हो? ओके, 218 की जगह 360 आएगा। नहीं, ये माइनस है तो अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 71। 71 इसमें से माइनस होगा। गिरीश एक बार कंफर्म करो, ये माइनस का 71 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके। 360 नहीं आएगा गिरीश। ठीक है, वो तो ओके। तो ये जो आप इसके फैक्टर करोगे तो अल्फा बीटा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तो इस टाइप का कुछ तो आंसर आएगा आपका। तो जो रेंज है वो बीटा से ज्यादा है और अल्फा से कम है, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में नहीं आएगी। तो अल्फा और बीटा के बीच में जो नंबर्स हैं वो आपको इस रेंज में नहीं मिलेंगे। अल्फा बीटा तो मिलेगा रेंज में, पर अल्फा से बीटा के बीच के जो नंबर हैं वो इसकी रेंज में नहीं मिलेंगे, इसकी रेंज में। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो अल्फा से बीटा के बीच में नहीं आएगी। तो यही पूछ रहे हैं ये किसके किसके बीच में नहीं आएगी, तो अल्फा और बीटा के बीच में नहीं आएगी ये। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। सेम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसके किसके बीच में नहीं आएगी। अगर ये लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है तो ये इस टाइप से पूछते हैं कि किसके किसके बीच में नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 बनता है तो फिर तो डायरेक्ट रेंज आती है अल्फा टू बीटा, तो फिर वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको होम असाइनमेंट में दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, आई थिंक और कोई डाउट होगा नहीं फिर आपको, है तो अभी बता दो। वैसे भी अभी टाइम खत्म हो गया है हमारा, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने ग्राफ डिस्कस किया था, तो भी सिंपल सिंपल पोर्शन हमने डिस्कस किया है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जो पोर्शन आने वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, उसके आगे लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा वो और भी डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने और डाउट्स भी खत्म हो गए हैं, तो कल हम स्टार्ट करेंगे, सीधा थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक कल पूरे क्लास में हमारा ये थ्योरी कवर होगा, तो कल के क्लास में शायद ये थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये ग्राफ वाला थ्योरी अगर बच गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो फिर क्लास एंड कर देते हैं फिर यहाँ पे।